इतनी सारी चीज़ें, एविडेंस सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। नमस्कार, लीगली योर्स के द करंट एनालिसिस इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ, अपने लॉ फैकल्टी मेंबर और हेड हमारे लॉ डिपार्टमेंट के अमित सर के साथ आज आपके सामने हूं। आज हम लोग बात करेंगे बेंगलुरु में हाल ही में घटी एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली और उसके पहले अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो इंटरनेट पर अपलोड किया और बड़ा वायरल हुआ। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए चाहिए। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। उससे तमाम बातें सामने आ रही हैं। पहला कि ऐसे कानून जो महिलाओं के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, उनका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा कि क्या जो भी अतुल सुभाष ने बयान दिया उसका कानून में कितना महत्व है, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की क्या वैधता होगी। तीसरा, में न्यायपालिका पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं, जिसमें कि अतुल सुभाष ने अपने मरने से पहले बताया कि किस तरीके से अपने केस को परस्यू करने में, अपने केस को हैंडल करने में एक तरीके से उनका मानसिक आर्थिक शोषण होता रहा। एक हैरेसमेंट की प्रक्रिया से वो गुजरे, कई बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। और सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि जब न्यायालय में उनकी व्यथा कथा बताई जा रही थी, तो उस समय मौजूद फैमिली कोर्ट की जज साहिबा ने जिस तरीके का व्यवहार किया, वो एक न्यायाधीश के तौर पर कितना उचित है। क्या न्यायाधीश को भी इस तरीके के अपने आचरण के विषय में कोई दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है? इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे अपने फैकल्टी हेड लॉ अमित सर से। अमित, पहले तो ये बताइए कि ये जो मामला आया बड़ा दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और हमारी संवेदनाओं को झकझोरने वाला एक मसला था। तो पहले तो ये क्या मसला था, इसके बारे में बताएं। फिर इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। सर, लगभग हमें लग रहा है कि जो मसला है उसके बारे में लोग जानते ही हैं, तो हम मसले को लीगल एस्पेक्ट्स के साथ में जोड़ते हुए चल रहे हैं। जैसे कि ये जो वीडियो आया, तो ये वीडियो जो था वो डेथ जो सुसाइड करने से कुछ समय पहले जो था, ये वीडियो जो था, अतुल सुभाष जो था, अतुल सुभाष के द्वारा ये इंटरनेट पे जो वीडियो था डाला गया। उसके अलावा में लगभग 24-25 पेजेस जो थे, 24-25 पेजेस का उन्होंने एक नोट लिखा और उसमें जज साहिबा के अलावा अपने जो ससुराल पक्ष के जो लोग थे उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिए। तो सबसे पहले जो आपने पूछा था कि क्या इसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाना चाहिए, डाइंग डिक्लेरेशन माना नहीं जाना चाहिए। तो हम इंडिया में जब बात करते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन में दो चीजें, एक तो फिलोसफिकल सिद्धांत इसके साथ में चलता है और दूसरा साइकोलॉजिकल। जी। फिलोसफिकल जो है वो एक मैक्सिम जो है उस मैक्सिम पर आधारित है। उस मैक्सिम को हम इस तरीके से कहते हैं कि निमो मॉर्चरस प्रिजम्प्टर मेंटायर, ये मैक्सिम है। इस मैक्सिम का मतलब ये है कि अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद अ लाई इन हिज माउथ। इस मैक्सिम का ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने मेकर से मिल रहा है वो झूठ बोलकर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मरने वाला व्यक्ति जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, मतलब मरने से पहले। ईश्वर या हाँ, जिसने उसकी रचना हाँ, की है, उसके सामने झूठ बोल करके वो पेश नहीं होना नहीं चाहिए। पेश होना चाहेगा। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन है। लेकिन हम इस पे थोड़ा सा इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ को भी देख लेते हैं हाँ, क्या कि वेस्टर्न लॉ या इंग्लिश लॉ इससे हाँ, अलग है हाँ, हमारे इंग्लिश लॉ इससे अलग है इंडियन लॉ कि से? हाँ, इंडियन लॉ में तो ये डाइंग डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि जब हम इंडियन लॉ की बात करते हैं तो इंडियन लॉ में कल्पेबल होमिसाइड भी डाइंग डिक्लेरेशन होता है। उसके अलावा में अगर हम अबेटमेंट टू सुसाइड की बात करते हैं तो अबेटमेंट टू सुसाइड के भी केसेस जो होंगे वो डाइंग डिक्लेरेशन जो डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आते हैं। जबकि इंग्लिश लॉ की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लॉ हर तरीके की इलीगल डेथ जो होती है, उस हर तरीके की इलीगल डेथ को डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में नहीं रखता है।
वो केबल और अनलॉफुल डेथ है, हाँ, जितनी भी हाँ, हर डेथ को वहां पे नहीं माना जाता है, वहां पर केवल कल्पेबल होमिसाइड जो है, कल्पेबल होमिसाइड को ही डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये इंडियन लॉ में तो डाइंग डिक्लेरेशन होगा, लेकिन हम इंग्लिश लॉ की अगर हम बात करें तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा ये इंग्लिश लॉ। अब डाइंग डिक्लेरेशन होने के नाते ये हम जब बीएसए की बात करते हैं तो बीएसए के सेक्शन 26A में ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है पूरी तरीके से। दूसरी चीज, चाहे इसको वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया होता या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इसको हम रिकॉर्ड करते, दोनों स्थितियों में ये स्टेटमेंट जो था, ये स्टेटमेंट अपनी रेलेवेंसी जो था वो उसी तरीके से रखता है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन का कोई प्रारूप, कोई फॉर्मेट नहीं बताया गया। वो बोलकर भी किया जा सकता है, वो लिख कर भी किया जा सकता है। तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री में एविडेंशियल वैल्यू में फर्क हो सकता है, लेकिन रेलेवेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेलेवेंट स्टेटमेंट के तौर पर माना जाएगा। दूसरी चीज जो आपने सर कहा कि जज साहिबा का जो रवैया था, तो जब हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 है। पहले तो मैं उस स्टेटमेंट की बात कर लेता हूं जो जज साहिबा के सामने स्टेटमेंट जो था, स्टेटमेंट उसकी वाइफ जो थी, लड़के की वाइफ के द्वारा दिया गया। लड़के का स्टेटमेंट ये था कि मैम, इस तरीके के जो मैटर्स हैं, काफी ज्यादा फेक मैटर्स आते हैं और उसमें ये झूठे देखा, आरोप लगाए जाते हैं, फंसाने की कोशिश की फंसाने की कोशिश की जाती है, और देखा गया है कि हस्बैंड्स जो हैं इन सब चीजों से परेशान होकर के कई बार ऐसा हुआ कि कई सारे हस्बैंड में सुसाइड भी कर लिया है। तो इस पर जो पत्नी थी, पत्नी का स्टेटमेंट ये था कि आप क्यों देर कर रहे हैं, आप अब तक क्यों नहीं मरे, हाँ, आप अब तक क्यों नहीं मरे, आप क्यों देर कर रहे हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट ये जज साहिबा के सामने, तरीके से प्रोवोकेटिव हाँ स्टेटमेंट, भड़काने उकसाने वाला। इस पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 ये कहता है, और वहां पर शेल टर्म का प्रयोग किया गया है। शेल टर्म ये इस बात को डिनोट करता है कि इस तरीके के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो भी हैं, और विवाह को एक पवित्र बंधन के तौर पर माना गया है, और हिंदू मैरिज एक्ट में कई सारे प्रोविजंस है, जिन प्रोविजंस में ये कहा गया कि हर तरीके से भरसक प्रयास किया जाएगा कि मैरिज जो है, मैरिज खत्म ना हो। तो वहां पर जज के ऊपर एक लाइबिलिटी है, एक ड्यूटी है कि एक होली यूनियन हाँ, बनाए रखा जाए, कोशिश की जाए कि समझौता उनके बीच में हो सके। तो यहाँ पर जो जज साहिबा का एक न्यूट्रल रवैया कि पत्नी का ये स्टेटमेंट उनके सामने होना, और जज साहिबा का उस स्टेटमेंट पर मुस्कुरा दिया जाना, जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला, तो इस तरीके से मुस्कुरा दिया जाना कहीं ना कहीं पर से सेक्शन 23 में जो डायरेक्शंस उनको दिए गए थे, उन डायरेक्शंस का पालन उन्होंने उस तरीके से नहीं किया। दूसरी बात, जो हम केस वगैरह को या उनके जो स्टेटमेंट्स वगैरह थे, उन स्टेटमेंट्स को देखा, तो उनको देख करके ये लगता है कि कुछ जो चार्जेस वगैरह जो हैं, किन किन बीएनएस के अंतर्गत या अदर लॉज के अंतर्गत किन किन सेक्शंस के अंतर्गत लाइबिलिटी होगी, या किन किन सेक्शंस के चार्जेस जज के ऊपर और फैमिली मेंबर्स के ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो जब हम इंडियन पिनल कोड पढ़ते थे तो उसमें सेक्शन 306 था, और इस समय वही सेम प्रोविजन जो है वो बीएनएस के सेक्शन 108 में किया गया है, जो अबेटमेंट टू सुसाइड की बात करता है। तो लड़का जो था उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करना, या कई सारे केसेस का दबाव बनाना, बार बार उसकी मदर के उसने मैसेजेस वगैरह दिखाए जिसमें ये कहा कि अभी अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली है। इसको लड़के का मानसिक क्रूरता या मेंटल टॉर्चर, क्रूएल्टी माना जा सकता है? बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर हम बात करें कि लड़के के साथ में जो क्रूएल्टी या मानसिक क्रूरता जो की गई है, और वही एक कारण बना कि उसको कोई रास्ता नहीं दिखा और उसने सुसाइड कर लिया, तो ये अबेटमेंट टू सुसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, अबेटमेंट टू सुसाइड करने वाला कोई एक नहीं था, इसमें माँ जो थी, माँ ने भी ये मैसेजेस किए कि अभी तक तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं मिली। भाई का भी रोल रहा। कहीं ना कहीं पर से अगर हम बात करें कि ये जो अबेटमेंट किया गया वो एक आदमी ने नहीं किया है, वहां पर माँ भी इन्वॉल्व थी, वाइफ भी इन्वॉल्व थी। अतुल सुभाष को जो आत्महत्या के लिए उकसाने की कोशिश हुई, हाँ, कई सारे, उसमें उनकी सास, हाँ, और उनकी पत्नी और उनके साले, यानी ससुराल पक्ष के तमाम लोगों ने किया। तो इसलिए मामला जो है, ये मामला सेक्शन 108 का तो है ही है, लेकिन इसमें कई लोगों की ज्वाइंट लाइबिलिटी बनाने के लिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस भी पढ़ा जाएगा, जो सबसे पहले आईपीसी में यही सेम सेक्शन जो था वो सेक्शन 34 हुआ करता था। बीएनएस का जो सेक्शन है, तो बीएनएस का सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, ये सेक्शन ये कहता है कि
जहां पर कोई क्रिमिनल एक्ट जो होता है कई सारे लोगों ने मिलकर के कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में किया होता है, तो उनकी सबकी लाइबिलिटी जो कि वो जॉइंट लाइबिलिटी बनाई जाएगी, मतलब ऑल पर्संस विल बी हेल्ड लाइबल इक्वली, सभी की लाइबिलिटी जो कि वो इक्वल लाइबिलिटी बनाई जाएगी। यहाँ पर एक लीगल फिक्शन अप्लाई हो जाता है। दूसरी बात कि जो पत्नी थी, पत्नी के द्वारा ये कहना कि हम केसेस तो वापस ले लेंगे, लेकिन कुछ करोड़ रुपए की शायद उसने डिमांड जो थी पत्नी के द्वारा डिमांड की गई। तो इस तरीके की डिमांड करना और केसेस वापस लेने का ये करना, तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और साथ साथ में हम अगर बात करें कि पत्नी पक्ष जो है उन पर एक्सटॉर्शन के भी चार्जेस लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा में जज साहिबा की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी उस पर्सन को वो करने के लिए इंड्यूस किया जो वो लीगली करने के लिए बाउंड नहीं था। कहने का मतलब उसको घूस देने के लिए उकसाना, तो कहीं ना कहीं पर से यहाँ पर भी एक्सटॉर्शन के भी चार्जेस लगेंगे। जो और क्रिमिनल लेने की बात हुई है, लड़के ने अपने नोट में, सुसाइड नोट में ये कहा है कि पेशकार के जरिए या किसी को हाँ, ये इसने मांग वीडियो में भी बोला। जो फैमिली कोर्ट की जज थी उनकी ओर से की गई। हाँ, फैमिली कोर्ट की जज के लिए उसने सुसाइड नोट में भी ये लिखा है, और जो वीडियो था वीडियो में भी ये बोला। उन्हीं से ये खुलासा हुआ कि इस तरीके की चीजें वहां पर प्रोसेस के दौरान जो थी वो जज साहिबा का इस तरीके का रवैया था। तो फिलहाल इसमें हम बीएनएस की अगर हम बात करें तो बीएनएस में ये सेम प्रोविजन सेक्शन 351 जो है सेक्शन 351 में किया गया है। और उसके अलावा में हम एक्सटॉर्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 308 जो है 308 में के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया। इसके अलावा में चूंकि करप्शन का मामला है और करप्शन में जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई वो सेक्शन 2C प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दी गई, और जिसमें जज जो है 4th नंबर पॉइंट पे जज को भी उसमें इंक्लूड किया गया पब्लिक सर्वेंट में। तो कहने का मतलब कि अगर जज के द्वारा कोई दबाव बनाया गया है तो ये मामला जो होगा, ये मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी जाएगा, और वहां पर भी जज जो होगा, जज की लाइबिलिटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत भी चार्जेस लगा करके बनाई जा सकती है। तो एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि इस तरीके के बहुत सारे मामले आ रहे हैं जी। कि जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, सशक्तिकरण के लिए, या उनको इस तरीके की क्रूरता या घरेलू हिंसा से बचाने के लिए, दहेज वगैरह से बचाने के लिए लाए गए थे, उसमें बहुत सारा फेक और दुरुपयोग करने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले मामले भी बहुत सारी संख्या में देखे गए हैं। तो ऐसे कौन-कौन से बड़े कानून हैं जिनमें इस तरीके की घटनाएं देखी जाती हैं, और इस अतुल सुभाष जी के मामले में ऐसे कौन-कौन से धाराएं और कानून लागू हो रहे हैं? देखिए, तो सर इसमें जो झूठा चार्ज, एक तो 498A जो हुआ करता था, तो उसका बहुत मतलब दुरुपयोग किया गया। ये आईपीसी का सेक्शन 498 जो क्रूएलिटी की बात करता है, अब इस समय ये 85 में दिया गया है। दूसरा, हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पर से इसका भी काफी दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो जो पब्लिक सर्वेंट है इन पर भी चार्जेस लगाए गए। महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो डॉबरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी बहुत बड़े स्तर पर देखा गया कि इसका दुरुपयोग किया गया। लेकिन अब बात ये आती है कि दुरुपयोग हो रहा है, तो फिलहाल हम जब इन कानूनों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पर से महिलाओं की जो बुरी स्थिति थी या जो उनके साथ बर्बरता भरा व्यवहार जो किया जा रहा था, तो उसके लिए जरूरी है ये कानून। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए कि अगर इस तरीके के फेक मामले वगैरह आते हैं तो उन मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट को कोई कड़ी गाइडलाइन वगैरह, हालांकि कई केसेस ऐसे हुए हैं, जैसे ललिता कुमारी का केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरीके का कोई मामला वगैरह आता है, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, कोई क्रुएल्टी वगैरह का अगर मामला आता है या करप्शन से संबंधित भी मामला आता है, तो वहां पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो एफआईआर लॉन्च करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे कि मामला सही है या मामला सही नहीं है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर गाइडलाइंस देता रहता है, लेकिन हाँ, हम अगर बात करें कि भले ही इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इनकी आवश्यकता भी है कि अगर हम रूल ऑफ नेसेसिटी की बात करें तो रूल ऑफ नेसेसिटी के हिसाब से इन कानूनों का अस्तित्ववान होना, इनका एग्जिस्टेंस में होना कहीं ना कहीं पर से बहुत मायने रखता है। जरूरी भी। मेरा एक सवाल आपसे और है कि अब जब अतुल सुभाष नहीं रह गए हैं तो लीगल लाइबिलिटी उनके ससुराल पक्ष में उनकी पत्नी, उनकी सास, उनके साले के ऊपर क्या बनती है, और जो जज साहिबा का फैमिली कोर्ट की जो जज थी
उनके खिलाफ किस तरीके का मामला बनता सर एक तो जज साहिबा की अगर हम बात कर लें तो एक्सटॉर्शन भी है ये, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत भी ये मामला जाएगा कि सेक्शन 7 उसका सीधे-सीधे यही कहता है कि अगर कोई घूस वगैरह अगर माँगता है या दबाव बनाता है तो उसकी लायबिलिटी जो कि लायबिलिटी बनाई जा सकती है। उसके अलावा में सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के भी चार्जेस जो होंगे चार्जेस लगाए जा सकते हैं। और क्या बोलते हैं कि जब हम फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे तो फैमिली मेंबर्स पर अबेटमेंट टू सुसाइड का एक चार्ज लगाया जा सकता है। दूसरा हम अगर बात करें कि एक्सटॉर्शन का चार्ज लगेगा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगाया जा सकता है। और अगर ये सारी चीजें झूठी हुई जो नेचुरल ऑफेंसेस और इन सब चीजों के बारे में बात जो उन्होंने की थी, तो डिफेमेशन वगैरह के भी चार्जेस लगाए जा सकते हैं। उसमें फिर आखिरी सवाल ये आता है कि जो अतुल सुभाष का और उनकी पत्नी के साथ जो जन्म लिया बच्चा था, उसकी कस्टडी फिर किसको मिलेगी? क्योंकि अतुल सुभाष के माता-पिता कोर्ट से लेकर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक को लिख रहे हैं, बता रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे की कस्टडी हमको दी जाए। तो उस पर कानून क्या कहता है? सर यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कानून के जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस से हटकर भी कोर्ट जो होता है, कोर्ट जो मैटर के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उन मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस को भी कोर्ट देखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कानून ये कहता है कि जब तक बच्चा 5 साल से कम रहेगा, उम्र का रहेगा, उसकी कस्टडी माँ के पास में रहेगी। लेकिन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस इस तरीके की है कि माँ लापरवाह है, माँ हो सकता है ड्रिंक कर रही हो, क्लब वगैरह में जा रही हो, लापरवाही वाला बर्ताव है, फादर ज्यादा जिम्मेदार है। उन परिस्थितियों को भी देख करके कोर्ट जो होता है, कोर्ट सिचुएशनल डिसीजंस भी इस तरीके के देता है। तो यहाँ पर मामले की जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस देखेगी कोर्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में जो कस्टडी प्रोवाइड की जाएगी वो नाना नानी के पास ही बच्चा जाएगा। अच्छा। तो आपने देखा और सुना कि एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई जिसने पूरे भारत के जनमानस को झकझोरा, लेकिन बावजूद इसके कि किसी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अगर वो कानून देश में शोषित, वंचित और महिलाओं के पक्ष में उनको अधिकार देता है, संरक्षण देता है और वास्तव में उनके विरुद्ध जो क्रूरता होती रही है और होती भी है, उसके कारण ऐसे कानूनों को समाप्त करना इसका समाधान नहीं हो सकता है। उस कानून में सुधार होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में उसके लिए कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके, न कि ऐसे कानूनों को ही खत्म किया जाए। इसी के साथ अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलते हैं और किसी विषय पर चर्चा करते हैं। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन लीगली और करंट एनालिसिस समझ में आता है, अच्छा लगता है, आप इसमें कोई सुझाव या बदलाव देखना चाहते हैं, अपने आप सजेशंस देना चाहते हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिए और हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।